Assalamu alaikum students. I am Abdul Rahman, instructor biology from New Medina group of colleges. सबसे पहले तो आप सब स्टूडेंट्स को मुबारकबाद कि आप लोग 10th क्लास के अंदर प्रमोट हो चुके हैं और यही 10th आपकी काउंट होगी आगे। 9th के मार्क्स भी आपके इसी की बेस पे काउंट होंगे, तो यही आपके पास एक बेस होगी और इसी को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करें कि आपके जो 9th के मार्क्स हैं वो भी इसी के अंदर आप उसको कंपनसेट कर सकें। आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी को, चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ लिया था और चैप्टर नंबर 2 अब स्टार्ट करने जाएंगे आप लोगों की बायोलॉजी बुक 2 का, जो कि है होम्योस्टेसिस। बेसिकली ये आपकी फिजियोलॉजी से लिंक करता है चैप्टर होम्योस्टेसिस, जिसका मतलब है कि एक सेम कंसंट्रेशन के ऊपर आप किसी चीज़ को ले आके बाद में उसको होम्योस्टेट बाद में उसको स्टेट कर दें, उसको कांस्टेंट कर दें। तो होम्योस्टेसिस का मतलब है कि आप इंटरनल बॉडी कंडीशंस को कांस्टेंट रखें डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली अगर आप इसके लिटरल मीनिंग्स की तरफ जाएं तो इंटरनल एनवायरनमेंट को आप लोग प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्म्स और फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट को आपने मेंटेन करना है इन अ नैरो रेंज। याद रखिए, होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि आपने इंटरनल कंडीशंस को बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट नहीं हो सकती, उसके अंदर चेंजेस आती हैं, लेकिन विद इन अ नैरो रेंज। आप जब टेम्परेचर लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर मूव करें तो ऐसा नहीं है कि आपके इंटरनल टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं आनी। 36.1 से लेकर 38 तक उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। 37 उसका एक मिड पॉइंट है जहाँ पे आपको स्टेबल करता है बॉडी का टेम्परेचर। तो नैरो रेंज के अंदर चेंजेस आती है बॉडी के अंदर बाहर की बड़ी चेंजेस की निस्बत। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड होम्योस्टेसिस, जरूरत क्यों पेश आती है। अब इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज को एक सेट पॉइंट के ऊपर रखा गया है। आपने प्रोवर्ब भी सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज को रेगुलेट करना पड़ता है इन अ नैरो रेंज। तो होम्योस्टेसिस में जो मेंटेन करते हैं इंटरनल बॉडी कंडीशंस को, तो इंटरनल कंडीशंस के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन भी आती है आपके पास, इंटरनल कंडीशन के अंदर टेम्परेचर भी आता है, इंटरनल कंडीशंस के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी आते हैं जिनको आप लोगों ने रेगुलेट करना होता है। तो जब आप वाटर एंड सॉल्यूट को रेगुलेट करेंगे तो उनकी रेगुलेशन को हम लोग बोलेंगे ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मोलैरिटी। ओस्मो या टॉनिक का वर्ड आप लोग यूज करते हैं फॉर सॉल्यूट, और ओस्मो एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें आप लोग सॉल्यूट एंड वाटर के कलेक्टिव मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन के बाद अगर आपने वेस्ट को जो है ना वो बॉडी से रिलीज करवाना है, उसको मेंटेन करवाना है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। उसके बाद अगर टेम्परेचर को आप लोग रेगुलेट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे थर्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन में कैसे बॉडी का हम लोग मिनरल आयन बैलेंस उसको मेंटेन करते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। आइदर हम उसको डिफ्यूजन के जरिए या हम उसको ऑस्मोसिस के जरिए हम उसको मेंटेन करते हैं। अब एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर वाटर को कांस्टेंटली सेल के अंदर एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाती। प्लांट सेल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि उनकी टर्जिडिटी के लिए ज़रूरी होता है कि पानी उनके अंदर एंटर होता रहे, लेकिन एनिमल सेल्स में अगर कांस्टेंटली वाटर एंटर होगा तो सेल एज ए रिजल्ट ब्रस्ट हो जाएगा। तो उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको कांस्टेंटली नहीं अलाउ किया जाता कि पानी एंटर हो इनटू द सेल। तो उसको आइदर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस उसको रेगुलेट किया जाता है एक नैरो रेंज के अंदर। एक्सक्रीशन के अंदर हम लोग टर्म यूज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। हमारे अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, हमारे अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर दूसरी गैसेस भी आती हैं, लेकिन हम लोग जस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की। CO2 को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उसको आप पिछले चैप्टर के अंदर
डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लंग एपिथेलियम से कैसे रिमूव करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इस चैप्टर के अंदर जो भी बात होगी वो नाइट्रोजनस वेस्ट की होगी कि नाइट्रोजन वेस्ट को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर एक ऐसी अल्टीमेट नीड है कि इसको अगर आप लोग रेगुलेट नहीं करते तो आपकी बॉडी के एंजाइम्स और आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन है वो उससे इफेक्ट होगी, एंजाइम की फंक्शनिंग इफेक्ट होगी। एज ए रिजल्ट एंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे तो बॉडी का कोई भी काम वो अपने नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं रहेगा। जिस तरह से बुखार के अंदर आपको कहते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। तो इस वजह से क्या है कि जब एंजाइम टेम्परेचर चेंज होगा तो एंजाइम की फंक्शनिंग क्या होगी, उससे अफेक्ट होगी। तो ये था हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि होम्योस्टेसिस क्या है और होम्योस्टेसिस के अंदर इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है, किन किन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है वो हम लोगों ने देखा, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स की। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेट करना, प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को होम्योस्टेट करें विद इन अ नैरो रेंज। तो उनकी उस होम्योस्टेसिस के लिए उनको डिफरेंट हार्मोन्स की ज़रूरत होती है कि वो या तो फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर अपने लीव्स को शेड करके अपनी वेस्ट से जो है ना वो छुटकारा हासिल करते हैं, या अपने हार्मोन्स के ज़रिए उनके अंदर डायअर्नल रिदम भी होती है कि वो अपनी डेली बेसिस के ऊपर भी अपनी उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस की बात करें तो प्लांट्स के अंदर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो CO2 एंड ऑक्सीजन हमारे पास प्लांट्स के अंदर एज अ बेस प्रोडक्ट भी हैं और एज ए बाय प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं कि लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इन दोनों के अंदर ये दोनों यूज हो रहे होते हैं CO2 एंड ऑक्सीजन। CO2 is a waste product. CO2 is a waste product of respiration and oxygen is a waste product of photosynthesis. During daytime हम लोग जो बात करते हैं कि डे टाइम के अंदर दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे हैं। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, डे टाइम में रेस्पिरेशन भी हो रही है। तो डे टाइम में ऑक्सीजन जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगी फ्रॉम द सेल्स और CO2 यूज हो रही होगी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग 6 CO2 प्लस 6 H2O मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग उससे बनवा लेते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारे पास फ्रॉम रेस्पिरेशन, तो रिलीज सिर्फ ऑक्सीजन हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी प्रोड्यूस हुई थी उतनी उससे ज़्यादा यूज़ हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आफ्टर सनराइज के बाद मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को कैप्चर करते हैं और एट द ग्रेटर पेस फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसकी निस्बत लो हो जाता है, रेस्पिरेशन एट अ कांस्टेंट लेवल। लेकिन जब आप लोग सनराइज की बात करेंगे तो सनराइज के बाद जस्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस will occur at the faster pace. So oxygen is released from the plants during daytime, ये याद रखना है। And during night time फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही लेकिन रेस्पिरेशन उसी पेस पे हो रही है। रेस्पिरेशन को ज़रूरत नहीं है लाइट की, रेस्पिरेशन दिन के वक्त और रात के वक्त एट द सेम टाइम हो रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस को ज़रूरत है हमारे पास लाइट की। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त होगी, रेस्पिरेशन दिन में भी हो रही है रात में भी हो रही है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन दिन के वक्त जो CO2 प्रोड्यूस हुई थी वो यूज़ हो गई थी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर नाइट टाइम की बात करें तो CO2 की ज़रूरत नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो वो CO2 रिलीज हो जाएगी फ्रॉम द प्लांट सेल्स थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स और लेंटिसेल्स इन द स्टेम। तो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट और दिन के वक्त ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट
रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स के अंदर वाटर की ज़रूरत होती है टू मेंटेन देयर टर्जिडिटी। अब एक्सेस वाटर को रिमूव भी करना पड़ता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन को आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होगा। ट्रांसपरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीफ सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब डे टाइम में ट्रांसपरेशन हो रही है, रात के वक्त कोई भी ट्रांसपरेशन नहीं हो रही। तो रात के वक्त ट्रांसपरेशन नहीं हो रही, लेकिन कुछ ग्रासेस के अंदर जब सॉइल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो वाटर पंप होता है इनटू द जाइलम सेल्स, और जाइलम सेल्स में आने के बाद वो लीव्स के अंदर हाइड्रोथोड्स ग्लैंड्स के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है ऑन द टिप्स ऑफ द लीव्स। तो उसको हम लोग कहते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ गुटेशन। वो ट्रांसपरेशन में नहीं आएगा। ट्रांसपरेशन एक अलग चीज़ है, जब स्टोमेटा ओपन हो ट्रांसपरेशन तब हो रही है। गुटेशन हो रही है एट द नाइट टाइम व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज। अब गुटेशन और ड्यू को सम टाइम कंफ्यूज कर दिया जाता है कि गुटेशन और ड्यू को मिक्स कर दिया जाता है कि रात के वक्त आपने सुबह टाइम लीव को देखा, आया वो गुटेशन थी या वो ड्यू थी, क्योंकि हो सकता है कि उसके ऊपर शबनम भी हो या वो गुटेशन की वजह से वो जो ज़्यादा सॉइल के अंदर पानी था वो रिमूव हुआ हो। अब गुटेशन के केस में याद रखना है कि गुटेशन के केस में जो पानी के मॉलिक्यूल्स या जो ड्रॉपलेट्स बने थे वो आपको ऑलवेज ऑन द लीव मार्जिन मिलेंगे। पत्ती के जो किनारे हैं वहाँ पे आपको पानी के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। सेंटर के अंदर आपको कोई भी वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं मिलेंगे। और अगर ये ड्यू हो, गुटेशन ना हो, तो आपको जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स या जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इन द सेंटर ऑफ लीव मिलेंगे, लीव के सेंटर में मिलेंगे और लीव के सेंटर में मिलेंगे और मार्जिन्स के ऊपर आपके पास कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ड्यू को, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्यू एंड गुटेशन। तो ड्यू क्या है? ड्यू वो है जो पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स कंडेंस हुए हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑन द लीव्स। और गुटेशन क्या है कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स जो सॉइल के अंदर ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से जाइलम सेल्स के थ्रू उसके लीव्स के हाइड्रोथोड्स ग्लैंड के जरिए ऑन द टिप्स ऑफ द लीव्स वाटर के ड्रॉपलेट्स अकमुलेट होते हैं, उसको आप लोग कह देते हैं इट इज़ द गुटेशन। ये थी हमारे पास प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस, और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग नेक्स्ट एनिमल्स की बात करेंगे। प्लांट्स का थोड़ा सा हम पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स की कैटेगरीज ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पे, ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पे प्लांट्स को हम लोग जो है वो हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और मीसोफाइट की जो है ना वो उसकी कैटेगरीज के अंदर उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अगर इसके अंदर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन।